भूतों का रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चुड़ैल वाला कब्रिस्तान कहानी में अब तक आपने जाना कि मैं बाबा के बताए अनुसार पूजा अनुष्ठान करने के बाद रात के 2 बजे पीपल के वृक्ष के पास जाता हूँ, जहाँ मेरा सामना एक सफ़ेद साए से होता है। मैं उस साए से बचते हुए रेड गेस्ट हाउस में आ जाता हूँ और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ, वही सफ़ेद साया मेरे सीने पर आकर बैठ जाता है। कहानी में अब आगे। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी छाती पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अब यह दबाव बर्दाश्त करने से बाहर होता जा रहा था। अब मुझे धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि यह दबाव और कुछ नहीं बल्कि वही साया मेरी छाती पर बैठकर उसे दबा रहा है। मेरी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। मुझे मेरा अंत निकट दिखने लगा था। मैं हालात के सामने खुद को मजबूर महसूस कर रहा था। तभी मैंने आंखें बंद की तो मुझे साधु बाबा का चेहरा नजर आया, जो मुझे कह रहे थे, वत्स, तुम्हें अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। खुद पर विश्वास रखो और भगवान पर भरोसा करो, तो यह बुरी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। पुत्र, अब उठो और इस बुरी शक्ति का मुंह तोड़ जवाब दो। यह सुनते ही मेरी आंखें खुल गई और अब यह शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने पूरे जोर से हिम्मत बटोरी और जय बजरंगबली बोलते हुए बिस्तर पर उठ बैठा। मेरे ऐसा करते ही एक तेज हवा का झोंका तेजी से खिड़की से बाहर जाता हुआ महसूस हुआ। वह धुएं जैसा कुछ प्रतीत हुआ था। इसके बाद मैं बिस्तर से उतरा और चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाने लगा। मुझे साधु बाबा की बात याद आ गई कि ऐसा करने से हमें बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है। अब मुझे कुछ देर अच्छी नींद ले लेनी चाहिए, नहीं तो मेरे स्वास्थ्य पर इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। यह सोचकर मैं बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी नींद खुलती है तो 11 बज चुके थे। अचानक मेरे फ़ोन पर कॉल आता है। वह कॉल मेरी ऑफिस से था। इतने दिनों से मैं ऑफिस नहीं जा रहा था। इसी वजह से वहाँ पर कोई टेक्निकल इशू के कारण मुझे बुलाया जा रहा था। मैं जल्दी ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शाम तक मैं ऑफिस में काम करता रहा और ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी बढ़वा लेता हूँ। शाम को मैं घर पहुँचता हूँ और नहा धोकर खाना बना लेता हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद मैं खाना खा लेता हूँ। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि कहीं कल की तरह मेरा सामना किसी बुरी शक्ति से ना हो जाए। कुछ ही देर में मुझे पूजा अनुष्ठान भी करना है और फिर उसी चौराहे पर जाना है। यह सब सोचकर मैं घबरा रहा था। कुछ देर लेटने के बाद मैं पूजा अनुष्ठान की तैयारी करता हूँ और पूजा करने के बाद मैं चौराहे पर जाता हूँ और सारा काम निपटा लेने पर भी मुझे किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति का सामना नहीं करना पड़ता और मैं वापस रेड गेस्ट हाउस में आ जाता हूँ। रात के 3 बजे मुझे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा भला करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ मत धो बैठना। यह मैसेज पढ़ते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि यह किसका मैसेज था। मुझे इस समय इस नंबर पर कॉल करना सही नहीं लगा। मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर ट्रू कॉलर पर वह नंबर चेक किया, लेकिन वह नंबर अननोन दिखा रहा था। मैंने लैपटॉप ऑन किया और सोशल मीडिया से उस नंबर की जानकारी निकालने लगा। अभी मैं यही सब कर ही रहा था कि खिड़की पर मैंने किसी साए को जाते हुए महसूस किया। मैंने लैपटॉप को वहीं बेड पर छोड़ दिया और जल्दी से खिड़की के पास चला गया। मैं लैपटॉप बंद करना भूल गया था और वह साया अभी भी वहीं पर मौजूद था।
लेकिन वह अपनी जगह बदल चुका था। अब वह साया बिस्तर पर बैठा हुआ था। अचानक यह देखकर मेरे अंदर खौफ की लहर सी उठी। वह साया मेरे लैपटॉप को मेरी तरफ घुमाने लगा। जैसे ही स्क्रीन मेरी तरफ हुई तो मैंने उस स्क्रीन में भी खुद को ही देखा। अचानक उस साये ने लैपटॉप को तोड़ दिया और अचानक ही वह साया वहाँ से गायब हो गया, मानो जैसे अंधेरा अंधेरे में ही ख़त्म हो गया। मैंने अपनी दोनों आंखों को मसला और अपने सर को हिलाया। वह फिर से मुझे उसी बिस्तर पर दिखाई दिया और वह साया अचानक ही बहुत ही भयंकर तरीके से चीखा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो रात की सारी घटना मुझे बार बार याद आ रही थी। यह कहना मुश्किल था कि मैंने सचमुच अपने बिस्तर पर किसी भूत प्रेत को देखा था या यह बस मेरा भ्रम था। लेकिन अब मैं यह समझ चुका था कि आगे और भी बहुत बड़े अंजाम भुगतने होंगे। शायद इसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। मुझे आज की रात का बहुत डर लग रहा था। आखिर आज रात को मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि कल तो अनुष्ठान की आखिरी रात है। कल मैं अकेला नहीं रहूँगा, मेरे साथ साधु बाबा के 2 चेले भी होंगे। लेकिन आज रात की चिंता मुझे अभी से होने लगी थी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। मैं उठकर दरवाज़ा खोलता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे सामने मुखिया जी थे। मुखिया जी को देखकर मैं बोल पड़ता हूँ, मुखिया जी आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? कोई ज़रूरी काम था क्या? अरे संदीप बाबू, सारी बातें यहीं पर कर लोगे या चाय वाय की भी पूछोगे? अरे क्यों नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप ही का तो घर है। आइए अंदर आइए, आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। तभी मुखिया की नज़र सामने रखे गमले पर पड़ती है और वह उसे देखकर चौंक गया और बोला, संदीप बाबू, मैं तो आपको समझदार इंसान मानता था। आप कब से इन फिजूल चीज़ों को मानने लगे? मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। यह जो धतूरे का पौधा आपने उल्टा लगाकर दरवाजे के पास रखा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसका प्रयोग तंत्र विद्या में होता है। वो क्या है ना मुखिया जी, यहाँ पर सामने कब्रिस्तान पड़ता है और मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, बस इसलिए। मुझे तो यहाँ पर दाल में कुछ काला लगता है। कहीं आप उस मोहिनी की आत्मा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? मुखिया की बातों को सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप ही रहा, जैसे मानो मेरी चोरी पकड़ी गई हो। देखो संदीप, मैंने तुम्हें समझदार इंसान की तरह पूरी जानकारी दे दी थी और अब मेरी यह सलाह है कि इन चीज़ों से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। मुझे मुखिया की नसीहत कुछ अच्छी नहीं लगी और मैं गुस्से में आकर बोल पड़ा, यह आपकी गलत फहमी है कि मोहिनी ने सबको मारा है, और यह भी आपकी गलत फहमी है कि आप उसे सभी मौतों का जिम्मेदार समझ रहे हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मोहिनी की आत्मा ने तुम्हें सब सच बता दिया हो। यह बोलकर मुखिया हंसने लगा। और यदि मेरा जवाब हाँ हुआ तो? मेरे इतना बोलते ही मुखिया एकदम से चुप हो गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो? आखिर मोहिनी यहाँ कैसे आ सकती है? भला वह तुम्हें यह सब क्यों बताएगी? अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है तो आज की रात आप भी यहीं रुक जाइए, आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा जब आज की रात मैं अनुष्ठान करूँगा। यह सुनते ही मुखिया बोला, कैसा अनुष्ठान? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए मुखिया जी, मैं आपको सब सच सच बता दूंगा, लेकिन आप यह बात अपने सिवा किसी भी शख्स को नहीं बताएंगे और आपको कल रात यहाँ हवन के लिए उपस्थित रहना होगा, तभी मैं आपको सब सच सच बता सकता हूँ। हाँ, मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि कल के अनुष्ठान के बाद मोहिनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और इस गेस्ट हाउस में किसी की भी हत्या नहीं होगी? मैं मुखिया की यह बात सुनते ही साधु बाबा से मिलने से लेकर अब तक की सारी घटनाएं बता देता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद मुखिया हैरान रह जाता है और वह सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद मुखिया बोलता है, देखो, अगर उसकी आत्मा को ऐसा करने से मुक्ति मिलती है
तो मैं वास्तव में तुम्हारा कल रात साथ दूंगा। लेकिन क्या मुखिया जी? लेकिन यह है कि कल उसने हम पर हमला कर दिया या कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हमारी जिंदा रहने की क्या गारंटी है? गारंटी तो यहाँ इंसान की एक पल की भी नहीं है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने बाबा के बताए हुए तरीके अपना रखे हैं और अब कोई भी आत्मा हमारा बाल विवाह नहीं कर सकती। यदि तुम गैर होकर भी मोहिनी की आत्मा के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं तो फिर भी इस गांव का मुखिया हूँ। मैं ज़रूर कल रात को हवन और अनुष्ठान में आऊँगा, यह मेरा वादा है। अभी मुखिया ने यह कहा ही था कि किसी की कॉल आ गई। मुखिया मोबाइल से बात करने के बाद कहते हैं, ठीक है संदीप बाबू, अब मुझे जाना होगा, मुझे गांव का कुछ ज़रूरी काम है। और वहाँ से चले गए। अब मैं आज रात के अनुष्ठान के बारे में सोचने लगा। अब मेरा यह विश्वास और भी पक्का हो गया था कि यह काम इतना आसान नहीं है। सूर्यास्त होने में अभी काफ़ी समय था कि तभी काले घने बादलों ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। मुझे मालूम था कि कल बाबा के 2 शिष्य आने वाले हैं। उनके लिए मुझे शहर से कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना था, इसीलिए मेरा पूरा दिन शहर में ही लग जाता है। जब मैं वापस रेड गेस्ट हाउस में पहुंचता हूं, तो पीछे से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी भी मेरे साथ साथ रेड गेस्ट हाउस में दाखिल होती है। गाड़ी जैसे ही रुकती है और उसका दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से आवाज़ आती है, अपशकुन, यह तो बहुत बड़ा अपशकुन है। गाड़ी से उतरते हुए 2 बाबा बोल पड़ते हैं। मैं जैसे ही गाड़ी की तरफ देखता हूँ तो उसके टायर के नीचे एक काले रंग की बिल्ली दबी हुई थी। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। मुझे तो यह देखते हुए भी घिन आ रही थी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। वत्स, हमें साधु बाबा ने अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए भेजा था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस कार्य के लिए हम आए हैं वह इतना आसान नहीं है। मैंने तुरंत दोनों बाबाओं के चरणों को स्पर्श करते हुए अपने बारे में बताया और उनसे बोला, लेकिन बाबा, आज तो अनुष्ठान का 3रा दिन है और आप तो कल आने वाले थे। मेरी यह बात सुनकर दोनों एक साथ हंस पड़े और उनमें से एक बाबा बोले, वत्स, यह कार्य जो हम संपन्न करने आए हैं वह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। आज रात हमें बहुत बड़ा काम करना होगा, तभी जाकर यह अनुष्ठान कल संपन्न होगा। हमें साधु बाबा ने ऐसा ही करने को कहा है। यह सुनकर मुझे राहत मिली, क्योंकि पिछले 2 रातों से मुझे अजीब अजीब शक्तियों ने परेशान कर रखा था और ऐसे में इन बाबाओं के साथ होने से मेरा डर अब काफ़ी कम हो गया था। मैंने उनका सामान उठाया और रेड गेस्ट हाउस के अंदर ले गया। मेरे ठीक पीछे दोनों बाबा आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बाबा अपना कदम घर के अंदर रखने के लिए बढ़ाते हैं तो वह उतनी ही तेज़ी से वापस अपने कदम को खींच लेते हैं और बोल पड़ते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल ही अनुचित है। आखिर क्या गलती हो गई थी मुझसे? बाबा ने घर में प्रवेश करने से क्यों मना कर दिया? क्या मैं मोहिनी की आत्मा को शांति दिला पाऊंगा? क्या यह हवन पूरा हो पाएगा? और क्या होने वाला है आज रात? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी चुड़ैल वाला कब्रिस्तान।